हर रोज वही आलू टमाटर। अरे भाई, आलू टमाटर की बाहर दुनिया है कि नहीं? आलू के बाहर का तो पता नहीं पापा जी, पर टमाटर के बाहर की दुनिया जल्दी देखने मिल जाएगी, क्योंकि टमाटर भी अब सस्ते नहीं रहे। पूरे 80 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। इतनी महंगाई हो गई है, समझ में नहीं आता कौन सी सब्जी बनाओ। अपनी बहू की बात सुनकर मुंह बनाता हुआ महेश अपनी बीवी सुजाता की ओर देखने लगता है। मुंह क्या बना रहा है जी? इसमें बहू की भी क्या गलती है? अपने मायके में जो देख कर आई है वो यहाँ दोहरा रही है। सब्जियां महंगी हो गई, इसका ये थोड़ी ना मतलब है बहू कि इंसान खाएगा नहीं। दिन भर तेरे पापा जी दुकान में रहते हैं, मुश्किल से 2 वक्त तो घर पर खाते हैं, और उस वक्त भी अगर तू एक आलू की सब्जी परोस देगी तो इंसान तो कुड़कुड़ करेगा ही। पर मम्मी जी, मैं रोज रोज कहाँ एक ही सब्जी बना रही हूँ? कल तो मैंने छोले बनाए थे। यही तो बात है प्रिया, तुम हर बात में बहस करने लगती हो। छोले कोई सब्जी में आते हैं क्या? और ये आम देखो, हाय, ना खुशबू है ना स्वाद। खुशबू और स्वाद कैसे आएगा करण? आम मैंने काटे कहाँ है, ये तो साबुत पड़ा है, और वो भी थैली के अंदर। वही तो बात है ना प्रिया बहू, क्वालिटी की चीजें तो बंद अलमारी के अंदर से भी अपनी महक पूरे घर में छोड़ देती है। अब जिन आमों में ही स्वाद नहीं, वो थैली के अंदर हो या बाहर, क्या फर्क पड़ता है? एक वो वक्त था जब मैं बाजार से आम लेकर आता था, अल्फांसो आम, केसर आम, हा, उन्हें कहते हैं आम। पर अब तो सब्जियों से लेकर राशन की मार्केटिंग बहू के हाथों में है। अब सब संभाल रही हो बहू, तो कम से कम थाली में क्वालिटी का खाना तो परोसो। जी पापा जी, अब से ध्यान रखूंगी। खाने के टेबल पर ही अपने सास ससुर और पति से इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद प्रिया के नाश्ते करने का मूड ही ऑफ हो जाता है। अपना नाश्ता छोड़कर प्रिया दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। वाह वाह बहू, आज तो 12 बजते बजते दाल चावल भी भिगो दिया तूने। चलो अच्छा है, अब 2 बजे तक दोपहर का खाना तैयार हो जाएगा तो तेरे पापा जी और करण के लिए गर्मा गर्म टिफिन दुकान पर ले जाऊंगी। जी मम्मी जी। वैसे साथ में सब्जी कौन सी बना रही है तू? 2 सब्जी बना रही हूँ मम्मी जी, एक कद्दू की और एक तोरई की, और धनिया पत्ते धोकर रख दिए, उसकी चटनी बना दूंगी। अच्छा, वो जो भी है, मेरे लिए तो नींबू पानी बनाकर ला दे, बाहर बड़ी गर्मी हो रही है। प्रिया अपनी सास के लिए नींबू पानी तैयार करके जैसे ही हॉल में आती है, सुजाता की 3 सहेलियां दरवाजे से आवाज लगाती हुए कहती है, गर्मी में बहू के हाथों का ठंडा ठंडा शरबत, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है सुजाता। बड़ी लकी है रे तू, जो बहू हाथ में शरबत का ग्लास लेकर खड़ी है। अरे ज्योति, निर्मला, तुम सब आओ। जा प्रिया, सभी के लिए नींबू की शिकंजी बनाकर ले आ, और हाँ, अच्छे से नींबू डालना, उसमें बचत मत करने लगना। जी मम्मी जी। प्रिया रसोई में जाती है और बचे हुए 5 नींबू फ्रिज से निकालकर उनका शरबत बनाना शुरू करती है। मम्मी जी का 8वां ग्लास और उनकी सहेलियों के 3 ग्लास। दोपहर हुई नहीं कि पूरे 15 नींबू खत्म हो गए। 5 रुपए पीस की नींबू मिल रहा है, 45 रुपए तो इसी के हो गए। हाथ होती है किसी चीज की, सब्जियां सब कुछ चाहिए महंगी महंगी, और जब महीने के बजट की बारी आती है तो हाथ में रख देते हैं गिनकर 10,000। प्रिया अपनी सास की सहेलियों को नींबू पानी देने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। अरे नहीं बहू, आप परोसेगी क्या? एक काम कर, हम दोनों का खाना भी पैक कर ले, हम भी दुकान जाकर तेरे पापा जी और करण के साथ खाना खा लेंगे। कितने दिनों से दोपहर का खाना हमने साथ में नहीं खाया। प्रिया टिफिन पैक करके अपनी सास के साथ दुकान के लिए निकल पड़ती है। ये बड़ा अच्छा किया बहू, जो तुमने घर का गर्मा गर्म खाना दुकान में ही लेकर आ गई। ये रोज रोज भोजनालय का खाना खाकर ना मुंह का स्वाद खराब हो गया था मेरा। ये मम्मी जी का आइडिया था पापा जी, अभी परोसती हूँ। प्रिया टिफिन से खाना निकालकर जैसे ही प्लेट पर रखती है, महेश का मुंह बन जाता है। ये तोरई और कद्दू की सब्जी लेकर आई है बहू? हाँ, मेरी प्लेट के खाने में ये सब रखा, और दुकान के बाकी स्टाफ के प्लेट के खाने में फर्क दिख रहा है तुम्हें? वो सब भी या तो तोरई या कद्दू ही लेकर आए। हद है आपकी बहू सुजाता जी, मालिक और नौकर में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा इससे तो। वहां खड़े सभी स्टाफ प्रिया की ओर देखने लगते हैं। प्रिया की आंखें भर आती है। ठीक है पापा जी, अब से मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी प्लेट में क्वालिटी की सब्जी आएगी, चाहे वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। गर्मी की सारी सब्जियां अब आपको मिलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अपनी दुकान से निकलकर प्रिया सबसे पहले सब्जी मार्केट जाती है और खरीद लेती है 1000 रुपये दर्जन के आम। भैया, भिंडी कितना रुपये दिए? 100 रुपये दीदी। 1 पाव दे दो भैया। 1 पाव में कौन कितना खा लेगा दीदी, कम से कम 1 किलो तो लो। 1 पाव मतलब 1 पाव, नहीं देना तो बोलो, ये भी छोड़ देती हूँ।
1 पाव भिंडी और कुछ? 2 नींबू दे दीजिए और 4 पीस हरे लहसुन बस। और आज रात के खाने में सभी की प्लेट में 4-4 पराठों के साथ परोसे जाते हैं 4-4 दाने भिंडी और ना के बराबर लहसुन की चटनी। इसके पहले कि आप में से कोई भी मुझे कुछ कहे, मैं पहले ही बता देती हूँ पापा जी, आपने क्वालिटी की बात की थी ना, गर्मियों के मौसम की भिंडी ना खाई तो क्या खाया। भिंडी के पास से गुजरने से भी लोग तौबा कर रहे थे, इतनी महंगी हो रखी है, पर मैंने तो ले ली भाई, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो 1 ग्लास खाने में ही मानते हैं। भले ही हमारे बजट में पाव भरी भिंडी क्यों ना आए, पर खाएंगे तो हम भिंडी, है ना। और तो मैं कौन सा कंप्लेंट कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही हरे लहसुन की चटनी बनाकर दिल खुश कर दिया बहू तूने। जा, आज से तेरे सारे गिले शिकवे माफ। नहीं पापा, अब भी कुछ तो मिस हो रहा है। कुछ तो ऐसा है रसोई में जो अभी तक प्लेट में परोसा नहीं गया है। कहीं से मुझे अल्फांसो आम की खुशबू आ रही है। हाँ तो मैं लाई हूँ ना, रसोई में ही है, अभी लेकर आती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और 1 आम के 4 टुकड़े करके बाहर लेकर आती है। आम के 4 टुकड़े और हम 4 लोग। लगता है भगवान ने हमारे लिए ही आम बनाए थे, पर ये गुठली ना एक्स्ट्रा हो जाएगी तो इसलिए मैं ही खा लेती हूँ। सुजाता हो या करण या महेश, तीनों को ही गर्मियों की महंगी सब्जियां खानी थी जो बहू रानी ने खिला दी थी। अब तीनों के पास आधे पेट खाकर सोने के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह चाय बने कि नहीं प्रिया? हाँ बाबा, बस ला रही हूँ। ये लो नींबू पानी। ये चाय के कप से भी आधी क्वांटिटी में नींबू पानी, वो भी चाय के वक्त? अरे करण, ये कोई ऐसा वैसा नींबू पानी नहीं है। बैर नींबू लेकर आई थी मैं, इसका इस्तेमाल विदेश में बहुत होता है। अब मम्मी जी का कहना है कि गर्मियों की महंगी सब्जियां खानी है, वो भी क्वालिटी देखकर। तो फिर मैंने सोचा चाय तो हम पूरे साल पीते हैं, क्यों ना इस नींबू को भी चखा जाए। माना 35 रुपए पीस का पड़ा, पर क्या फर्क पड़ता है, चाय की क्वांटिटी में ही है, आराम से चुस्किया लेकर पियो। दिन में 8-10 गिलास नींबू पानी पीने वाली सुजाता को आज चाय के कप में नींबू पानी नसीब होता है। नाश्ते की बात। नाश्ता तो भरपेट करूंगा, रात को आधे पेट खाकर सोना पड़ा, ऊपर से सुबह सुबह बहू ने नींबू पानी दे दिया, पेट और साफ हो गया। बड़ी जोरों की भूख लगी है भाई। रोज की तरह महेश अपनी बहू के बनाए आलू के पराठे का इंतजार कर रहा था कि उसके सामने आ गया आधा भरवा करेला और 3 टुकड़े परवल की सब्जी के साथ 2 रोटियां लाकर प्रिया जी रख देती हैं। क्यों पापा जी, कैसे लगा मेरा सरप्राइज? इस बार ना गर्मियों की कोई भी सब्जी नहीं छोड़ने वाली आपकी बहू। मैं समझ गई पापा जी, महंगी सब्जियां खरीदना और बनाना सही में क्लास की बात होती है। आजकल जब भी मैं किसी सब्जी वाले के पास जाती हूँ ना, तो वो देखकर ही कह देते जरूर ये महंगी सब्जी लेने आई होगी। इतनी सी तो सब्जी परोसी है प्रिया ने, इतने में तो 1 पराठे से ऊपर खाना ही मुमकिन नहीं है। फिर आधे पेट खाना खाना पड़ेगा। कुछ और है क्या प्रिया? हाँ है ना, 2000 रुपये किलो के आम भी लेकर आई थी मैं। अब एक वक्त पर 1 आम तो कट ही सकता है, अभी लेकर आती हूँ। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं और चौथे दिन दोपहर प्रिया आधे आधे मटर के पराठे के रोल बनाकर अपने ससुर जी के पास दुकान पहुंच जाती है। अब ठीक है ना पापा जी, दुकान के स्टाफ और हमारे खाने में अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है। 300 रुपये किलो के मटर मिल रहे थे, ज्यादा तो नहीं ले पाई मैं, पर इतना ले लिया कि आधा पराठा सभी के नसीब में आ जाए। बस 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 बहू, समझ गया मैं। तुझे आलू की सब्जी बनानी है ना तो आलू ही बना, तोरी कद्दू बना, लेकिन कम से कम पेट भर खाना तो नसीब होने दे मुझे। मैं भी वो तुम्हारे बिना स्मेल वाले आम खा लूंगा प्रिया, पर कम से कम पूरा 1 आम तो नसीब होने दो। फिर क्या था, प्रिया का आइडिया काम कर जाता है और उसके ससुराल वाले रोज रोज उसे ताने देना छोड़ देते हैं। रीटा की शादी राकेश से होती है। शादी के बाद रीटा ससुराल आती है, लेकिन ससुराल की एक भी चीज उसे पसंद नहीं आती। नसीब वाली है तू, जो करोड़ों का मकान सास ससुर ने बनाया है तुम लोगों के लिए। बीच बाजार इतना बड़ा मकान नसीब वालों को मिलता है। बीच बाजार मकान तो है, लेकिन किस काम का? सारा दिन गाड़ी की पी पी से कान दर्द होने लगते हैं। गाड़ी की पीपी हमें तो अब तक सुनाई नहीं दी, तुम्हें कहाँ से सुनाई दी? अरे सुनाई तो नहीं दी, लेकिन बाजार के बीच का मकान कहाँ सही होता है? दरवाजा खोलो तो बस चहल पहल। रीटा की आदत थी, वो किसी भी चीज से खुश नहीं रहती, हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेती। फिर एक रोज रीटा की सहेली उसके घर आती है। अरे कमला, कैसे आना हुआ? लेकिन अच्छा किया आ गई। बैठ अब आई है तो रुकेगी ना?
नहीं नहीं, बस ये शाम को ऑफिस से लौटेंगी तो लेती जाएंगी। वो क्या ना, कल फिर सुबह ऑफिस भी है इनका। तेरे पति कहाँ है? अरे नहीं यार, ये ना जरा मार्केट तक गए, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है, आते ही होंगे। तू बता। सही है यार, तेरे पति का बिजनेस है, आती जाती रहती हैं घर पर। मेरे वाले तो नौकरी करते ना 9 घंटे नौकरी करनी होती है। अरे यार नौकरी सही है, यहाँ तो कोई काम का वक्त ही नहीं। कभी 2 बजे आते हैं, कभी 4 बजे। हाँ तो अच्छा है ना, साथ में कम से कम दिन का खाना और शाम की चाय तो हो ही जाती होगी। हाँ वो है, लेकिन फिर भी नौकरी यार, नौकरी है, वही अच्छा है। लेकिन बिजनेस में अपने लिए आदमी सारा जोर लगाता है, मेहनत करता है अपनी तरक्की के लिए। यहाँ नौकरी में तो ये रोज 10 घंटे काम भी करे तो वो भी किसी और के फायदे के लिए। हाँ लेकिन क्या फायदा, सुकून ही ना रहे तो। बिजनेस से अच्छी नौकरी है। इससे पहले कि कमला कुछ कहती, रीटा की सास आ जाती है। अरे रहने दे कमला, ये नहीं मानेगी। दरअसल इसे अपनी चीजें खराब और दूसरों की अच्छी लगती है। यानी कि वही बात हो गई ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, क्यों आंटी जी? दोनों की बात रीटा के समझ में आ ही कहाँ रही थी, तो वो निकल जाती है चाय बनाने किचन में। उसके जाने के बाद, आंटी जी आपका मकान तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सड़क पर। जो मर्जी लेना हो बस 2 मिनट में लेकर आ जाओ, मन भी ना उबे। बाहर खड़े हो जाओ तो मन भी लग जाए कहीं ना कहीं। सास कमला की बात सुनकर हंसने लगती है। क्या हो गया आंटी जी? ठीक नहीं बोला क्या मैंने? माफ करिए अगर बुरा लगा हो तो। सास हंस हंस कर रीटा की बात कमला को बताती है। सही बोला आंटी, वो ना हर बात में नाखुशी रहती है। शाम को कमला घर चली जाती है। अगले रोज दरवाजे में 2 मजदूर खड़े होते हैं। अरे क्या हो गया, कौन हो तुम लोग? वो मालकिन ने रंगाई के लिए बुलाया था, घर का रंग बदलना है। मालकिन ने घर का रंग बदलने बुलाया? अरे मैं ही तो मालकिन हूँ, मैंने नहीं बुलाया किसी को। तभी राकेश आता है। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह कौन आया है? अरे ये मजदूर है, बोल रहे हैं घर का रंग बदलने के लिए किसी ने बुलाया है। अब मैंने तो नहीं कहा, तू घर का रंग बदलवा रहा है क्या? कैसी बात कर रही है माँ, अभी शादी में ही तो इतना खर्चा करके घर का रंग बदला है, फिर से? ना गलती हो रही है इन लोगों से। भैया ये वो घर नहीं है, आगे जाओ। आगे क्या ही जाओ, पीछे जो गड़ी होती है बहुरानी रीटा। अरे मैंने कहा है इन लोगों को घर का रंग बदलने के लिए। अरे लेकिन क्यों, रंग तो चकाचक है अभी घर का। और क्या, महीना नहीं हुआ घर की पुताई में, और कौन करेगा इतना सामान यहाँ वहाँ फिर से। वो क्या है ना, बाजार में ऐसे 10 घर है, किसी को पता बताना होता है तो वही ग्रे घर है ऐसा करके बोलो तो बोलते हैं। अरे सड़क पे तो 10 घर ग्रे है, कौन सा वाला? अरे बहू तो पता नाम की भी कोई चीज होती है, घर का नंबर बता दिया कर। घर का रंग कौन बदलता है? बदलता है, घर को अलग दिखाना है तो बदलता है घर का रंग। भैया पूरा घर बाहर से हरा कर दो, वो तोता दिखता है ना, तोते का रंग का बिल्कुल अलग से चमके मेरा घर। बस फिर क्या था, लग जाते हैं मजदूर घर को हरा करने में, और वो भी तोते के रंग वाला हरा। मुझे तो चक्कर आ रहा है बेटा, मैं जरा तेरी मौसी के घर जा रही हूँ 2-4 दिनों के लिए। माँ क्या बात कर रही है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, घर में लेबर लगी है, कौन देखेगा? अरे देखे जिसने बिना पूछे लेबर लगाई है बेटा, मैं चली। माँ चली जाती है, पति ऑफिस, रीटा सारा दिन घर की साफ सफाई, लेबरों को खाना पानी में लगी रहती है। 5 दिन बाद सास जैसे ही घर आती है हैरान हो जाती है। उसके सामने कई लोग खड़े होकर हंस रहे थे। ये तो मेरा ही घर है, लेकिन लोग हंस क्यों रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सास पास जाती है तो एक औरत कहती है, देखो कैसे पागल लोग हैं, कितना प्यारा घर का रंग था, अब तो पूरा अजायब घर लग रहा है। यार हरा, वो भी तोते वाला, कौन करता है भाई, सच्ची पागल ही रहते होंगे इस घर में। सास को लोगों की बातों पर गुस्सा भी आता है और उनकी बात सही भी लगती है। अरे कौन हरे रंग के घर में रहता है, अभी बहू की क्लास लेती हूँ। सास बहू को बुलाती है। क्या हो गया माँ जी, कैसा रहा मौसी की घर का दौरा? मैं तो थक ही गई, आप आ गई है ना, अब आप ही घर संभालिए, मैं चली मायके। मायके की बच्ची, ये क्या घर की हालत करती, पूरे मोहल्ले वाले लोग और दूसरे लोग
हम लोगों के घर पर हंस रहे। ये क्या हरा हरा कर दिया। अच्छी ठीक है माँ जी, मन में था तो कर दिया। आप भी ना छोटी छोटी बातों पर बिखर जाती है रायते की तरह। सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन करे तो क्या करे। अच्छा तू मायके जा रही है ना, तेरे भाई भाभी को बोलना तुझे लेने आए, ठीक है? लो जी, ये भी क्या बात होती है? अरे तेरी भाभी से मिलने का मन है क्या? तेरी सास तेरी भाभी से मिल नहीं सकती? लो जी, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं भाभी को बोलती हूँ, आ जाएंगी वो। अगले दिन जैसे ही बहू की भाभी घर में घुसती है, जोर जोर से हंस रही होती है। साथ में उसका भाई भी हंस रहा था। सास तो समझ जाती है कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहू को बुलाती है। बहू, ए बहू, तेरे भाई भाभी आ गए। लेकिन मैं क्या ही बात करूं, वो लोग तो हंसे जा रहे हैं जब से आए हैं। हंसे जा रहे? ये क्या बात हुई, अभी देखती हूँ। बहू बाहर आकर देखती है तो भाई भाभी और लोगों की तरह जोर जोर से हंस रहे थे। सास रीटा बहू के सामने उसकी भाभी से पूछती है, अरे क्या हो गया सीमा जी, क्यों हंसी जा रही हो? हमें भी बता दो जरा, खून हम भी बढ़ा ले क्यों? आप लोग तो रोज ही देख रहे हैं आंटी, आपका मकान बाहर से लग रहा है जैसे किसी बड़े से पेड़ में बहुत सारे तोते ची 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 कर रहे हो। ये बोलते ही दोनों फिर से हंसने लगते हैं। आंटी जी सॉरी, पर हरा वो भी तोते वाला कौन कराता है ऐसा रंग? सास बहू की ओर देखती है, जो शर्म से सर नीचे करके खड़ी थी, लेकिन वो कैसे अपनी गलती मान लेती। और एक तो सड़क का मकान, वो भी सभी के जैसा। मैं तो बस घर को थोड़ा अलग करना चाह रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन इतना अलग। सास बहू का अपमान भी तो नहीं देख सकती थी। अरे कोई बात नहीं बहू, लेकिन हाँ, हर बात पर नाखुशी ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें जो दिया है, कईयों को तो वो भी नहीं दिया, इसलिए जो है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। सही कह रही है माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देसी सास विलायती बहू। सुमित्रा रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। अरुण बेटा, कैसा है तू? और घर कब आ रहा है? अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई होगी ना? हाँ माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और हर बार की तरह इस बार भी मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया हूँ। बस अगले ही हफ्ते मैं घर आ रहा हूँ। यही खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको इस वक्त फ़ोन किया। क्या सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? मैं अभी तेरे बाबूजी को बताती हूँ, तेरे आने की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। अरुण के आने की खुशखबरी सुनकर सुमित्रा बहुत खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना, आखिर वकालत की पढ़ाई करके 5 साल बाद उसका अपना बेटा अपने देश अपने घर जो आ रहा था। अब ये खुशखबरी जल्दी से सुमित्रा अपने पति निर्मल को देती है। हाँ जी, आपको पता है हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई है, अगले हफ्ते ही वो घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सुमित्रा। आपको पता है मैंने अरुण के लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की भी देख रखी है। अब जैसे ही अरुण घर आएगा मैं चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी उसका। आखिर अब मुझे भी अपने घर में बहू चाहिए। मेरी सभी सहेलियों के बच्चों की शादी हो गई है, अरे उनके घर में तो उनके नाती पोते भी हो गए। और मेरा बेटा, वो अब तक विदेश में पढ़ाई कर रहा था, पर भगवान की कृपा से अब पढ़ाई पूरी भी हो चुकी है। सुमित्रा की बात सुनकर निर्मल हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ते बाद अरुण घर आता है, और जैसे ही घर का दरवाज़ा बजता है, सुमित्रा हाथों में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। वहीं दरवाजे पर अपने बेटे के साथ एक विलायती लड़की को देखती है और हैरान होते हुए कहती है, अरुण बेटा, ये कौन है? कहीं ये तेरे कोई विलायती दोस्त तो नहीं? माँ, ये लैला है, ये मेरी फ्रेंड थी, पर अब ये मेरी बीवी है। यहाँ आने से पहले हमने शादी कर ली क्योंकि लैला की फैमिली इंडिया नहीं आ सकती थी और वो लैला की शादी होते हुए देखना चाहते थे। लैला, शी इज़ माय मदर। अपनी विलायती बहू देखकर सुमित्रा के सारे सपने टूट जाते हैं, परंतु अपने बेटे का दिल रखने के लिए सुमित्रा अपनी बहू को अपना लेती है। क्योंकि लैला शुरू से ही विदेश में पली बड़ी थी, इसलिए वो इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा देसी औरत थी जो इंडियन कल्चर को फॉलो किया करती थी। अब ऐसे ही अगले दिन लैला शॉर्ट ड्रेस पहनकर खाने की टेबल पर आती है। अपनी बहू के ऐसे कपड़े देख सुमित्रा लैला से कहती है, बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं?
लगता है तूने विलायत में जिस टेलर को अपने कपड़े दिए थे उसे सही से सिलाई करनी नहीं आती, तभी तो उसने ये आधे अधूरे कपड़े सिलकर तुझे पकड़ा दिए। मदर इन लॉ, विलायत में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा, मैं तो देसी हूँ भाई, मुझे विलायती तौर तरीकों के बारे में कहाँ कुछ पता। अब सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। सुमित्रा घी से लथपथ पराठा लैला को देती है। तुम्हारे विलायत में खाने की बहुत कमी है, तभी तो मेरी बहू इतनी पतली है। पर कोई बात ना, बहू तो अपने देसी सास के हाथों का देसी खाना खा, फिर देखना कैसे 1 महीने के अंदर अंदर मेरी तरफ मोटी हो जाएगी। आई एम सॉरी मदर इन लॉ, पर मैं टाइपिंग करती हूँ, मैं ऐसे ऑयली वाला खाना नहीं खा सकती। क्या आप मुझे सैलेड दे सकते हैं? सैलेड क्या होता है? माँ, लैला आपसे सलाद मांग रही है। वो घी वाला खाना नहीं खाती, आखिर उसे अपना फिगर भी तो मेंटेन रखना होता है। पर आप मुझे जितने चाहे उतने पराठे दे सकते हैं। विलायत में मैंने आपके हाथों के देसी पराठों को बहुत मिस किया है। अब अरुण अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए पराठे खाता है, पर यह देखकर सुमित्रा परेशान हो जाती है और उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। उसकी विलायती बहू देसी सास के साथ कैसे रहेगी? अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा पूरी कोशिश करती है कि वो देसी से विदेशी बन सके, ताकि उसकी विलायती बहू को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब ऐसी ही एक रात जब सब सो रहे होते हैं, पर लैला को नींद नहीं आती। वो खिड़की पर जाकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। तब वो देखती है कि 2 चोर चोरी करके भाग रहे हैं। इतनी रात को ये 2 इंसान कौन है? कहीं ये चोर तो नहीं? मुझे उन्हें पकड़ना होगा। इतना बोलकर लैला खिड़की से ही छलांग मार देती है और उन दोनों चोरों को पकड़कर खूब पिटती है। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग उठ जाते हैं और लैला को चोरों की पिटाई करते हुए देखकर सब सुमित्रा की बहू की तारीफ करने लगते हैं। ये तो अपनी सुमित्रा की विलायती बहू है ना? अरे कितनी बहादुर है, देखो कैसे अकेले इन दोनों चोरों की धुलाई करती इसने। अपनी बहू की वाहवाही सुनकर सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता है। वो मन ही मन कहती है, मेरी बहू विलायती है पर फिर भी कितनी बहादुर है। कैसे आते ही उसने सभी मोहल्ले वालों का दिल जीत लिया। मैं तो बेकार ही घबराती थी कि सब मेरी विलायती बहू को देखकर मुझ पर हंसेंगे और बोलेंगे सुमित्रा का एक ही बेटा था, उसकी शादी भी सुमित्रा ने विलायती लड़की से करवा दी। अपनी विलायती बहू की इस कारनामे से सुमित्रा बहुत खुश थी, पर साथ ही साथ उसके मन में अब भी एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने विलायती बहू के साथ एडजस्ट ना कर सके और अरुण लैला के साथ घर छोड़कर चला जाए। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा का हर समय उतरा हुआ मुंह देखकर लैला भी इसी सोच में रहती कि वो ऐसा क्या करे कि अपनी सास को खुश कर पाए। इसलिए एक दिन लैला अरुण से कहती है, अरुण, मुझे लगता है मदर इन लॉ मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है वो मुझे देखकर थोड़ी अपसेट रहती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है लैला, माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम विलायती और माँ देसी हो, बस इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर तुम माँ की तरह देसी बनने की कोशिश करोगी तो शायद तुम देख पाओगी कि माँ तुमसे कितना प्यार करती हैं। अब क्या था, अब अगले ही दिन लैला अपनी सास के पास जाती है और सुमित्रा की साड़ियों को देखकर कहती है, मदर इन लॉ, मुझे आपका देसी लुक बहुत पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पर हर कोई साड़ी ही पहनता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं भी साड़ी पहनूं। क्या आप साड़ी पहनने में मेरी हेल्प करेंगी? अपनी बहू का बदला मिजाज देखकर सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी बहू से कहती है, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। तू मुझे बता, तुझे मेरी कौन सी साड़ी पसंद है? तू जो साड़ी पसंद करेगी मैं तुझे वही पहनाऊंगी। इस तरह से लैला अपने लिए एक साड़ी पसंद करती है और सुमित्रा अपनी बहू को वो साड़ी पहना देती है। लैला साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद सुमित्रा रसोई में खाना बनाने जाती है। ये देखकर लैला कहती है, मदर इन लॉ, आज आप खाने में क्या बना रहे हैं? खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आज मैं मूंग दाल का हलवा, पूरी और शाही पनीर बना रही हूँ। अरुण को बहुत पसंद है। तू बता तुझे क्या खाना है, मैं तेरे लिए वही बना दूंगी। हमारे देश में इस टाइप का देसी खाना नहीं बनता, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा फेवरेट डिश कौन सा है। कोई बात नहीं बहू, मैं हूँ ना, अब मैं बहुत जल्द तुझे सब सिखा दूंगी। और एक बात, हमारे यहाँ सास को मदर इन लॉ नहीं
माँ जी या मम्मी जी बोलते हैं। ओके मम्मी जी। अब क्या था, सुमित्रा अपनी विलायती बहू को अपनी तरह देसी बनाने में जुट जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और लैला बहुत जल्दी देसी तौर तरीके सीख जाती है। और एक दिन अपनी बहू का देसी लुक देखकर सुमित्रा मन ही मन कहती है, जब मेरी विलायती बहू देसी बन सकती है तो मैं उसके लिए देसी सास से विलायती क्यों नहीं बन सकती। अब सुमित्रा लैला के पास जाकर उससे कुछ विलायती तौर तरीके सीख लेती है और सबसे पहले सुमित्रा छरी कांटे से खाना भी सीख लेती है। और इस तरह से विलायती बहू और देसी सास एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहती है। अब सुमित्रा की सारी परेशानियां और डर दूर हो जाता है।